हेलो स्टूडेंट्स। बच्चे, आज का जो अपना टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसका रीज़न क्या है कि इसमें तीन चीज़ों में रिलेशनशिप बताई है उसने। पहला है पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा है करंट और जो तीसरा है वो है रेजिस्टेंस। अब देखो ओम्स लॉ क्या कहता है। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट करेंगे। इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है आपको कि एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस इट्स एंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यार अगर एक कंडक्टर है आपके पास, एक वायर है आपके पास, तो उस वायर में जितना करंट फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके पोटेंशियल डिफरेंस के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि मान लो एक पेन है आपके पास 5 रुपए का, तो दो पेन कितने के हो जाएंगे? 10 रुपए के, है ना। मतलब कि अगर आपने नंबर ऑफ पेन्स बढ़ा दिए तो कॉस्ट भी बढ़ गया। अगर एक चीज बढ़ी दूसरी भी बढ़ी, है ना। ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, अब देखो आगे करते हैं हम। v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i और i इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। वन एंड द सेम थिंग, दोनों सेम ही है बिल्कुल। ओके, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह पे लगता है इक्वल टू और कोई ना कोई कांस्टेंट लग जाता है। कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। लेकिन ओम्स लॉ के केस में ना जो कांस्टेंट होता है वो फिक्स होता है, जो कि होता है आर। इस केस में जो आर होता है स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस। तो जो v हो जाएगा, v इक्वल्स टू आई आर। अब इस केस में सबसे पहले हमने की स्टेटमेंट, स्टेटमेंट के बाद हमने किया फॉर्मूला v इक्वल्स टू आई आर। ठीक है। अब अगर मैं v इक्वल टू आई आर लिख सकता हूँ तो क्या मैं i इक्वल टू वी अपॉन आर भी लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। v इक्वल्स टू आई आर, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। अब मैंने डायरेक्टली और इनवर्सली कैसे फाइंड आउट किया? बहुत सिंपल है। जो चीज़ न्यूमरेटर में होती है, कोई भी चीज़ जो न्यूमरेटर में है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जो चीज़ डिनोमिनेटर में आ जाती है वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। अब जैसे मैंने आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट समझाया, वैसे मैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कंसेप्ट समझाता हूँ। मान लो एक काम करने के लिए 5 बंदों को अगर 10 दिन लग रहे हैं, ठीक है, वही काम 10 बंदे 5 दिन में करेंगे। इसका मतलब ये हो गया जब नंबर ऑफ पर्सन मैंने बढ़ा दिए तो जो नंबर ऑफ डेज थे वो कम हो गए। नंबर ऑफ डेज कम हो गए ना, मतलब कि जब एक चीज बढ़ी तो दूसरी कम होगी। इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंसेप्ट। ठीक है। अब अभी तक आपने क्या क्या समझ लिया? एक स्टेटमेंट होगी अपनी, एक अपना फॉर्मूला हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है। आगे हमने जो देखना है वो हमने ये देखना है कि भाई इसका ग्राफ क्या होता है। अगर आप इसका ग्राफ ध्यान से देखो, v इज टू आई का ग्राफ अगर आप ध्यान से देखो तो आपको दिखेगी एक डायगोनल लाइन। डायगोनल लाइन इसलिए होती है कि जैसे जैसे v बढ़ेगा वैसे वैसे i भी तो बढ़ रहा है। जैसे जैसे v बढ़ेगा वैसे वैसे i भी बढ़ेगा। दोनों चीजें अगर कांस्टेंट मैनर में बढ़ेंगी तभी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो ग्राफ होगा, आपने 9th में भी किया होगा मोशन वाले चैप्टर में, हमेशा डायगोनल लाइन होती है। ओके, आगे देखते हैं हम। अब जो अगला अपना कंसेप्ट है वो है सर्किट डायग्राम। इसका इसका सर्किट डायग्राम मैंने क्यों बोला इंपॉर्टेंट है, उसका रीजन ये है कि जो सर्किट डायग्राम होता है उससे आपको करंट का फ्लो पता लगेगा। जब हम बैटरी कनेक्ट करेंगे किसी भी सर्किट में, हमने अगर बैटरी कनेक्ट कर दी तो जो हमने बैटरी कनेक्ट की उसके साथ बैटरी हमें देगी पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी प्रोवाइड करेगी कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट। ओके, तो कौन सी डिवाइस है जो हमें प्रोवाइड करती है कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ करंट? बैटरी। अब जो करंट है वो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो होता है। अब एक चीज और मैं बता दूं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है वो हमेशा किसकी तरफ होता है? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ होता है। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो नेगेटिवली चार्ज वाली चीजों ने पॉजिटिवली चार्ज वाली चीज की तरफ ही जाना है। मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है उसने पॉजिटिव की तरफ ही जाना है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि जो करंट है, करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, इतनी चीज समझ लगी होगी आपको। अब आगे देखते हैं हम। करंट जो है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव की टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा। बीच में आ गया उसके पास एम मीटर। एम मीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो मेजर करती है करंट को। ठीक है, एम मीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो करंट मेजर करती है। ये हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होती है। उसके बाद जो करंट होता है
एमीटर के बाद जाएगा सीधा कंडक्टर की तरफ, डाइवर्ट हो जाएगा वोल्ट मीटर की तरफ। वोल्ट मीटर की तरफ डाइवर्ट क्यों होगा? क्योंकि जो वोल्ट मीटर डिवाइस होती है वो मेजर करती है पोटेंशियल डिफरेंस, और जो वोल्ट मीटर होता है वो कनेक्टेड होता है पैरेलल में। अब इधर ना दो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं, एक मैंने यूज़ किया है सीरीज, एक मैंने यूज़ किया है पैरेलल। ये दोनों चीज़ें मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वास्ट कंसेप्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी के लिए सिर्फ सर्किट डायग्राम की तरफ फोकस करो आप। ओके, अब देखो, वहां से करंट निकलेगा, करंट निकल के रियोस्टेट में जाएगा। रियोस्टेट एक ऐसी डिवाइस होती है जो जिसकी हेल्प से आप रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हो। अगेन मैंने वर्ड यूज किया रेजिस्टेंस, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? कॉन्स्टेंटली आर फोकस इज ऑन ओम्स लॉ। उसकी स्टेटमेंट हो गई है, उसका फॉर्मूला हो गया, उसका ग्राफ हो गया। नाउ वी आर डीलिंग विथ इट्स सर्किट। ओके, रियोस्टेट एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम रेजिस्टेंस चेंज कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है स्विच। स्विच अगर ओपन कंडीशन में होगा बच्चे, इसका मतलब सर्किट इनकम्प्लीट है, सर्किट वर्क नहीं करेगा। लेकिन अगर स्विच क्लोज्ड कंडीशन में होगा तो सर्किट कंप्लीट होगा, करंट जो है वो इजीली फ्लो करेगा। यही बच्चे इसका सर्किट डायग्राम है ओम्स लॉ का। अब आगे हम ओम्स लॉ के बेसिस के ऊपर, जो V इक्वल टू आई आर मैंने आपको समझाया है ना फॉर्मूला, उसके बेसिस के ऊपर हम करेंगे न्यूमेरिकल्स। ओके, देखो बच्चे, सैम्पल प्रॉब्लम 1 वो कह रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ वायर कैरिंग 2 एम्पियर करंट इज 0.1 वोल्ट। कैलकुलेट करनी है रेजिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। बच्चे, न्यूमेरिकल्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फॉरमोस्ट रूल है ना, वो ये है कि पहले आप देखो आपको दिया क्या क्या हुआ है, उसके लिए आपको पता होना चाहिए हर चीज़ की एसआई यूनिट क्या है। अब देखो, अपने को पता है जो करंट है उसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर, ठीक है। और इधर दिया भी हुआ है कि 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट इक्वल्स टू आई कितना हो जाएगा? 2 एम्पियर, पहली चीज़। उसके बाद वो कह रहा है 0.1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। वोल्ट ऐसा यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा आपका V इक्वल्स टू 0.1 वोल्ट, और 0.1 V भी लिख सकते हो आप इसको। आगे वो कह रहा है कैलकुलेट करो रेजिस्टेंस। अब अपने को पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, हमने जो ओम्स लॉ किया था उसके हिसाब से V इक्वल टू आई आर था। R इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन आई। V की वैल्यू क्या है? 0.1, और I की वैल्यू है 2। ये हो जाएगा डेसिमल हटा के 1/2 इंटू 10। अब इसको देखो, 1/2 की अगर मैं बात करूँ, सिर्फ 1/2 की, तो ये होता है 0.5 अपॉन हो जाएगा 10। एक प्लेस शिफ्ट करनी पड़ेगी अपने को, क्योंकि नीचे एक जीरो आ रहा है, तो ये हो जाएगा 0.05 ओम बच्चे, ठीक है। ओम, जो ओम है वो एसआई यूनिट होती है किसकी? रेजिस्टेंस की। आगे देखते हैं अब। वो कह रहा है सैम्पल प्रॉब्लम 2 में एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसके ऊपर 24 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और रेजिस्टर है 60 ओम का। कितना करंट फ्लो करेगा उसमें से? जो रेजिस्टेंस है कनेक्टिंग वायर की वो नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल मतलब कि ना के बराबर है। तो चलो पहले दिया क्या हुआ देखो, V स्टैंड्स फॉर वोल्ट, और वोल्ट किसकी ऐसा यूनिट होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की। तो बच्चे, पोटेंशियल डिफरेंस जो आ गया आपका V, वो हो गया 24 वोल्ट। उसके बाद जो रेजिस्टेंस है R, वो होगी आपकी 60 ओम्स। अब आपने करंट निकालना है, I आपको दिया नहीं हुआ। अपने को पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या हो जाएगा? V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके। V हो जाएगा आपका 24 और R हो जाएगा आपका 60। अब 2 12 ज़ा 2 30 ज़ा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो 12/3 × 10, तो ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 0.4 एम्पियर आ गया बच्चे आपका करंट। बिल्कुल सिंपल था, ठीक है। आगे देखते हैं अब। सैम्पल प्रॉब्लम 3 देखो, वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक आयन है, ये ड्रॉ कर रहा है करंट ऑफ 3.4 एम्पियर। जो जो दिया हुआ है पहले वो लिखते रहो, सिंपल रहेगा इससे, ठीक है। करंट आई क्या हो जाएगा आपका? 3.4 एम्पियर।
फ्रॉम द 220 वोल्ट सप्लाई लाइन what current will the electric iron draw when connected to 110 वोल्ट सप्लाई लाइन। ध्यान से देखो बच्चे, इसमें दो केस हैं। एक है केस 1 यहाँ तक का, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है केस 2। हम भी ऐसे ही सोल्व करेंगे इसको। केस 1 मान लो इसको, करंट आई हो गया 3.4 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका? पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा V इक्वल्स टू 220 वोल्ट। आपने अब इससे रेजिस्टेंस निकालनी है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होती है ना वायर की बच्चे, वो हमेशा फिक्स्ड होती है, वो सेम ही रहेगी। पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होता रहे उससे कोई मैटर नहीं करता उसका। ठीक है, चलो अब देखो जरा ध्यान से। आर हो जाएगा रेजिस्टेंस, ये हमने निकालनी है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V इक्वल्स टू आई आर, आर हो जाएगा V अपॉन आई। V है 220 और आई है 3.4। अगर आप 220 अपॉन 3.4 करोगे सोल्व करके आएगा 64.7 ओम। केस 1 से आपने निकाल ली रेजिस्टेंस। केस 2 आओ अब। केस 2 के केस में पोटेंशियल डिफरेंस आपको, इसको V2 मान लो, चलो ठीक है ना। ये 110 V दिया हुआ है। V2 मैंने इसलिए माना क्योंकि अगर मैं इधर भी V मानता V2 की जगह पे, इधर भी तो मैंने V लेट किया हुआ है, तो वो तो गड़बड़ हो जाती। ठीक है, जब भी दो या दो से ज़्यादा केसेस आते हैं तो हमने V1 V2 V3 मान के चलना है। या वैल्यूज़ की जो लेट कर रहे हो ना आप, जो उनके वेरिएबल्स को लेट कर रहे हो वो डिफरेंट होने चाहिए। रेजिस्टेंस यही वाली मानेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस यही यूज़ करनी है हमने। रेजिस्टेंस आर होगी आपकी 64.7 ओम। अब आपने निकालना क्या है? करंट निकालना है, करंट आई निकालना आपने। आपको पता है V इक्वल टू आई आर हो जाएगा, आई को हो जाएगा V अपॉन आर। इसमें V2 कर लो क्योंकि ये वाली पोटेंशियल डिफरेंस को हमने यूज़ करना है। ये हो जाएगा 64.7। 110 डेसिमल हटा के हो जाएगा 647। बच्चे इसको सोल्व कर लो, लॉन्ग डिवीजन डायरेक्टली करके ये हो जाएगा 1.7 एम्पियर। ये जो न्यूमेरिकल्स आपने किए हैं ये बेस थे बच्चे ओम्स लॉ के ऊपर। ठीक है।